तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी रश्मि रॉकेट को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरा थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि जो लड़का हॉस्टल में घुस आया है वो कहाँ है। तभी एक लड़की इशारा करके बताती है कि वो लड़का उस कमरे में है। पुलिस वाले जब उस रूम के गेट को खटखटाते हैं तो उसमें से कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की रश्मि निकलती है, लेकिन पुलिस वाले उसे ही लड़का कहकर जबरदस्ती उसे ले जाने लगते हैं। रश्मि जाने के लिए मना कर रही होती है तो पुलिस वाला उसे जोर का थप्पड़ जड़ देता है और जबरदस्ती लेकर चला जाता है। अब कहानी यहाँ से 14 साल पीछे जाती है, जहाँ हमें रश्मि के बचपन को दिखाया जाता है। रश्मि के पिताजी उसे सब कुछ करने की आजादी देते थे, लेकिन उसकी माँ थोड़ा सा कड़क थी और रश्मि को थोड़ा बहुत डांट फटकार के रखती थी, लेकिन प्यार तो वो भी बहुत करती थी। रश्मि के पिताजी टूरिस्ट गाइड का काम करते थे, तो रश्मि भी उन्हीं के साथ जाया करती थी और उनके काम को सीखा करती थी। रश्मि की एक खासियत थी कि वो काफी तेजी से दौड़ लेती थी, जिसकी वजह से पूरा गांव उसे रश्मि रॉकेट कहकर पुकारता था, क्योंकि उसके दौड़ने की स्पीड बिल्कुल रॉकेट जैसी थी। ऐसे ही करते करते अब रश्मि काफी बड़ी हो जाती है और उसके पिताजी जो काम किया करते थे अब वही उस काम को पूरी तरह से संभाल रही होती है। रश्मि एक लड़की थी, लेकिन काम और उसके तौर तरीके बिल्कुल लड़के जैसे थे, जिसके चलते वो अपने गाँव में बहुत फेमस थी और काफी लोग उसको जानते थे और उसकी बातों को मानते थे। एक दिन रश्मि के घर पर एक औरत आती है और बताती है कि सखी के पति ने उसको फिर से मारा है। इस बात को लेकर गांव में पंचायत बैठाई जाती है और सखी के पति को अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए कहा जाता है। उसका पति उसको सॉरी तो कह देता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ अपनी अड़ियलपंती दिखाना नहीं छोड़ता, जिसके चलते रश्मि उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। अब हम देखते हैं कि रश्मि एक आर्मी डॉक्टर के साथ बैठी होती है और उन्हीं के साथ दारू के पैग लगा रही होती है। तभी वहाँ पर 3 ऑफिसर्स आते हैं, तो डॉक्टर उनको रश्मि से इंट्रोड्यूस कराता है। उन्हीं ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर जिसका नाम गगन ठाकुर होता है वो रश्मि को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और ऐसा फील होता है जैसे कि उसे रश्मि पहली नजर में पसंद आ गई हो। आर्मी डॉक्टर रश्मि को बताता है कि ये 2 ऑफिसर्स मैराथन में दौड़ने वाले हैं, तो गगन इन दोनों को प्रैक्टिस कराएगा, इसलिए तुम इन्हें कल मैराथन रूट का टूर करा देना। अगले दिन रश्मि उन तीनों को प्रैक्टिस ग्राउंड में लेकर चली जाती है और उन सभी में थोड़ी बहुत बातचीत होने लग जाती है। गगन बताता है कि वो भी पहले एथलीट था, लेकिन इंजरी होने के बाद उसे स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। ऐसे ही धीरे धीरे रश्मि और गगन में बातचीत होना शुरू हो जाती है और अब वो दोनों दोस्ती के डोर में बनना शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर हेडफोन लगाए गाने सुन रहा होता है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जिधर वो चल रहा है उधर लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। बाकी लोग चिल्लाकर उसे वार्न कर रहे होते हैं, लेकिन हेडफोन लगे होने की वजह से उसे सुनाई नहीं दे रहा होता। वो तीनों ही उसे रोकने के लिए दौड़कर उसके पास जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रश्मि तेजी से दौड़ते हुए उन दोनों के आगे निकल जाती है, जिसे देखकर गगन भी काफी हैरान हो जाता है। रश्मि तेजी से दौड़कर ऑफिसर को बचा ही लेती है और उसका रॉकेट जैसा दौड़ना बहुत काम आ जाता है। हम देखते हैं कि गगन और आर्मी डॉक्टर आपस में रश्मि के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा दौड़ लेती है, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो इस सच्चाई से भाग रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि रश्मि की माँ उसे घर से निकाल रही होती है और कहती है कि घर में तभी एंट्री मिलेगी जब तुम रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगी। रश्मि को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से माँ के अंदर कौन सा भूत आ गया है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ से मिलने गगन आया था और उसी ने माँ को कुछ ऐसा कहा जिससे कि माँ ऐसा बिहेव कर रही थी। रश्मि अपनी माँ की बात नहीं मानती और सीधा गगन के पास पहुंच जाती है उसे मारने के लिए, क्योंकि उसी ने उसकी माँ के कान भरे थे। गगन उससे उस बात के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन वो पूछता है कि तुम आखिर भागने से इतना भागती क्यों हो। अब कहानी यहाँ से एक छोटे से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रश्मि एक रनिंग कंपटीशन में दौड़ने के लिए तैयार होती है। वहीं पर उसके पिताजी उसका हौसला बढ़ाने के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। रश्मि तेजी से दौड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसके चलते उसके पिताजी वहीं बिल्डिंग में दबकर मर जाते हैं। अब जो ये हादसा हुआ था उसके चलते रश्मि के मन में ये बैठ गया था कि वो अगर फिनिश लाइन की तरफ दौड़ने के बजाय अपने पिताजी की तरफ दौड़ती तो शायद आज वो जिंदा होते। इसी बात को लेकर रश्मि के मन में डर बैठ गया था और अब उसने दौड़ना बंद कर दिया था। गगन उससे कहता है कि तुमने एक फौजी की जान बचाई थी, तो मेरे लिए तुम भी एक फौजी हो। तुम किसी रेस में मत भागो और ना ही कोई मेडल जीतो, पर अपने इस डर से कभी भी हार मत मानना।
गगन ने जो बात कही थी उसे सुनने के बाद रश्मि को काफी हौसला मिल गया था, तो वो अपनी माँ के पास जाकर दोबारा से दौड़ने की शुरुआत करने को कह देती है। रश्मि एकदम जोश के साथ सुबह सुबह गगन के पास पहुंच जाती है और ट्रायल्स पे चलने के लिए कहती है। जब वो दोनों ट्रायल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो कोच उन्हें मना करने लगता है क्योंकि एंट्री फुल हो गई थी। गगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार रश्मि को चांस दे दीजिए, वो आपको निराश नहीं करेगी। काफी ना नुकुर करने के बाद कोच हाँ कर ही देता है और रश्मि को दौड़ने की परमिशन दे देता है। रश्मि जैसे ही भागना शुरू करती है तो उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एकदम हवा की तेजी से भाग रही होती है। कोच उसे भागता देख काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे देता है। रश्मि अब अपने स्टेट के रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने लग जाती है और बड़ी आसानी से सारे कंपटीशन में जीत हासिल करने लग जाती है। रश्मि ऐसे ही करते हुए सारे स्टेट में जाकर सारे कंपटीशन जीत रही होती है और उसकी पहचान धीरे धीरे हर जगह होने लग जाती है। रश्मि इतने सारे रिकॉर्ड्स बना रही थी तो इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की नजर उस पर पड़ जाती है और उसमें से एक मेंबर ये एडवाइस देता है कि रश्मि एक ऐसी प्लेयर है जो हमारे इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकती है। इस बात से वहां बैठा एक मेंबर दिलीप चोपड़ा एग्री नहीं करता और कहता है कि रश्मि में भले ही स्किल्स हो लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर होने के लिए एक माइंडसेट भी होना जरूरी है जो कि काफी सालों की ट्रेनिंग के बाद ही आता है। एसोसिएशन का हेड मेंबर कहता है कि अगर हम रश्मि को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो जरूर आगे बढ़ पाएगी और इंडिया का नाम रोशन करेगी, इसलिए हमें उसे एक चांस देना चाहिए। रश्मि अब इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाती है जहां उसकी मुलाकात उसके कोच मुखर्जी से होती है। कोच उसे वहां के बाकी एथलीट से मिलवाता है जो कि वहां पर पहले से ही ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं पर रश्मि को वैदेही नाम की लड़की मिलती है जो कि रश्मि को काफी पसंद करती थी, तो दोनों ही लोग दोस्त बन जाते हैं। वैदेही बताती है कि यहाँ पर जो निहारिका है उसे सब लोग काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि वो दिलीप चोपड़ा की बेटी है, लेकिन प्लेयर भी काफी अच्छी है और टैलेंटेड है, तो कॉन्टैक्ट और टैलेंट दोनों होने से वो यहाँ पर सबसे आगे रहती है। अब रश्मि की बाकी लड़कियों के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है लेकिन वो वहाँ पर जम नहीं रही होती क्योंकि वो तो बस भागने से ही मतलब रखती थी और उसे ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। समय ऐसे ही बीतता जाता है और रश्मि अपनी ट्रेनिंग में जी जान लगाकर मेहनत कर रही होती है और उस मेहनत का फल उसे अपने अंदर बदलाव करके मिल रहा होता है। उसी टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम प्रियंका होता है जो कि रश्मि को लड़का बुलाकर और उसके रहन सहन को लेकर काफी टॉन्ट मार रही होती है, जिसके चलते उन दोनों में थोड़ा बहुत कहासुनी भी हो जाती है। कुछ देर बाद कोच रश्मि के पास आता है और उसे डिसिप्लिन के पाठ पढ़ाने लगता है क्योंकि उसने प्रियंका से बहस की थी, लेकिन कोच प्रियंका को कुछ भी नहीं कहता बल्कि रश्मि को ग्राउंड के 50 चक्कर लगाने की पनिशमेंट दे देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिलीप चोपड़ा और एथलेटिक एसोसिएशन के हेड ट्रेनिंग देखने के लिए आए होते हैं। कोच सभी लड़कियों से कहता है कि इंडिया कभी भी 4x100 रेस में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है, तो इस बार हमें इस रेस में जीतना है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है, तो इसके लिए तुम्हें टीम बनाकर काम करना पड़ेगा। इस रेस में एक प्लेयर एक छड़ी लेकर भागता है और दूसरे प्लेयर को पकड़ा देता है, फिर दूसरा प्लेयर छड़ी लेकर भागता है और तीसरे प्लेयर को पकड़ा देता है। ऐसे ही करके 4 प्लेयर्स इस रेस में होते हैं और चारों का रेस जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। अब वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और सब लोग वैसे ही छड़ी को पकड़ा रहे होते हैं। जब रश्मि का छड़ी पकड़ाने का टाइम आता है तो छड़ी नीचे गिर जाती है, जिसके लिए कोच उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। ये सिर्फ एक बार ही नहीं हो रहा होता बल्कि बार बार ही ऐसा हो रहा होता है, जिसके चलते रश्मि काफी हताश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि दिलीप अपनी बेटी निहारिका से मिलता है और कहता है कि रश्मि तुम्हें सही ढंग से छड़ी पास कर रही थी लेकिन तुम उसे जानबूझकर छोड़ दे रही थी, तो ऐसी छिछोरी हरकत करके तो तुम गोल्ड कभी भी नहीं जीत पाओगी। यहाँ हमें पता चलता है कि रश्मि कोई गलती नहीं कर रही थी बल्कि निहारिका ही जानबूझकर ऐसा कर रही थी क्योंकि रश्मि ही एक लौती लड़की थी जो पूरे टीम में सबसे तेज तर्रार थी, जिसको लेकर निहारिका के मन में जलन की आग लगी पड़ी हुई थी। अब हम देखते हैं कि गगन रश्मि को सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर अचानक से आ जाता है, जिसे देखकर रश्मि की उदास भरी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी की लहर आ जाती है। उन दोनों में काफी सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं और ये क्लियर हो जाता है कि दोनों लोग ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों में ही काफी सारा प्यार भी है। अब एशिया गेम्स 2015 स्टार्ट हो जाते हैं जहां पर रश्मि 100 मीटर रेस काफी आसानी से जीत जाती है और गोल्ड मेडल हासिल कर लेती है, लेकिन जब 200 मीटर रेस होती है तो रश्मि उसमें कुछ फासले से रह जाती है और उसके हाथ सिल्वर मेडल ही लग पाता है, लेकिन वो इस बात से निराश नहीं होती। अब हम देखते हैं कि 4x100 रेस होने का दिन आ जाता है जहां पर स्टेडियम में काफी भारी मात्रा में लोग आए होते हैं। वहीं रश्मि और उसकी टीम पूरे जोश के साथ ग्राउंड पर उतर आती है और रेस करने के लिए तैयार हो जाती है। रेस शुरू होते ही एक लड़की छड़ी लेकर गिर जाती है, जिससे कि बाकी अपोनेंट आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़की हार नहीं मानती
और उसी हालत में दौड़कर रश्मि को छड़ी पास कर देती है। अब रश्मि के ही हाथ में सब था कि उसकी टीम जितना पीछे हुई है वो उसको बराबर कर सके, तो वो पूरी जी जान लगाकर दौड़ना शुरू करती है और बाकी सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ते चली जाती है और छड़ी निहारिका को पास कर देती है। अब निहारिका भी खूब तेजी से भागकर सभी लोगों को पीछे छोड़ देती है, जिससे कि इंडिया की टीम 4x100 रेस में काफी बेहतरीन तरीके से जीत जाती है और गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज करवा लेती है। इस जीत के बाद टीम इंडिया के सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कैंप में वापस आ जाते हैं। तभी वहां पर रश्मि से एक औरत मिलती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो औरत रश्मि को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है और कहती है कि हमें आपका ब्लड टेस्ट करना है, इसलिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। रश्मि औरत की बात को मानकर अपना ब्लड टेस्ट करने देती है। उसके बाद औरत एक फॉर्म लेकर आती है और कहती है कि इस फॉर्म पर आपको साइन करना होगा, जिससे कि आप एग्री हो जाएंगे कि ये टेस्ट आपकी मर्जी से हो रहा है। रश्मि कहती है कि मेरी मर्जी से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आप मुझे लेकर आई हैं। औरत कहती है कि जितना आप सवाल करेंगी उतना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो बेहतर होगा कि आप जल्दी से साइन कर दें। रश्मि को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बिना पढ़े फॉर्म पर साइन कर देती है। रश्मि बार बार गगन को हेल्प के लिए कॉल कर रही होती है, लेकिन गगन कॉल नहीं उठा रहा होता क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी होता है। अब कुछ देर बाद एक डॉक्टर कहती है कि आपका अल्ट्रासाउंड करना होगा, तो इसलिए आपको पूरे कपड़े उतारने होंगे। ये सुनकर रश्मि काफी घबरा जाती है और उन सभी की बात ना मानते हुए जाने लगती है। तभी डॉक्टर कहती है कि अगर आप यहाँ से चली गई तो मैं रिपोर्ट में लिख दूंगी कि आपने टेस्ट करते टाइम कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी और आपके जीते गए मेडल्स भी छीन लिए जाएंगे। इन धमकी भरी बातों को सुनने के बाद रश्मि के पास टेस्ट कराने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचता और उसे बिना कपड़ों का टेस्ट कराना ही पड़ता है। इसी तरह उसे कई घंटों तक हॉस्पिटल में बिना खाए पिए रखा जाता है और उस पे और भी कई टेस्ट किए जाते हैं। रश्मि ऐसा फील कर रही थी जैसे उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो और वो बहुत ज्यादा अकेला सा महसूस कर रही थी। जब वो हॉस्टल वापस जाती है तो प्रियंका उसे चिढ़ाने लगती है, ये कहकर कि ये लड़की नहीं लड़का है और अब तक ऐसे ही लड़की बनकर सारे कंपटीशन जीतती आ रही थी और इसने बस चीटिंग करके ही जीता है। रश्मि पहले से ही काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी और ये सब वाहियात बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो प्रियंका को पकड़कर खूब मारने लग जाती है। तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़ाते हैं और रश्मि को अपने रूम में जाने के लिए कह देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हॉस्टल में पुलिस आ जाती है और रश्मि को जबरदस्ती उठाकर लेकर जाने लगती है। ये वही सीन होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गगन को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि बिना वारंट आप रश्मि को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं और बिना लेडी पुलिस के हॉस्टल के अंदर घुसे कैसे। अभी के अभी रश्मि को बाहर निकालो वरना तुम पर ही केस चलना शुरू हो जाएगा। गगन एक आर्मी मैन था और वो सारे कायदे कानून जानता था, जिसके दम पर वो रश्मि को तुरंत ही बाहर निकलवा लेता है। अब पूरे देश में हर न्यूज चैनल में रश्मि की ही खबर चल रही होती है कि उसने धोखाधड़ी करके ही सारे कंपटीशन जीते हैं और वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। न्यूज वालों को पूरी बात पता भी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत चीज पता होने पर वो खुद ही अपने मन से न्यूज बनाते जा रहे थे और जो लड़की अब तक देश की शान थी अब उसे बदनाम करने पर तुले हुए थे। अब हम देखते हैं कि एक इशित नाम का आदमी रश्मि के घर आता है जो कि पेशे से वकील होता है और वो कहता है कि एसोसिएशन ने जो रश्मि के साथ किया है वो गलत है और मैं रश्मि की तरफ से हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। रश्मि तुरंत ही केस लड़ने से मना कर देती है क्योंकि जो भी उसके खिलाफ देश में खबर चल रही थी उसकी वजह से अब उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुछ भी कर सके। इशित रश्मि से कहता है कि जैसे तुम्हारा जेंडर टेस्ट करवा के तुम्हें एसोसिएशन ने बैन कर दिया, वैसे ही और भी कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था जिनमें से एक ने तो सुसाइड भी कर लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे केस के जरिए मैं एसोसिएशन के खिलाफ केस लड़ूं और जेंडर टेस्ट के चलते जो भी गलत होता है उसे खत्म कर सकूं। इशित के इतना कहने के बाद भी रश्मि उससे कन्विंस नहीं होती और केस लड़ने के लिए मना कर देती है। रात में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो सभी मिलकर रश्मि को केस लड़ने के लिए मना रहे होते हैं, लेकिन रश्मि फिर भी उनकी बातें नहीं मान रही होती। तभी रश्मि की माँ कहती है कि अगर तुम ये केस नहीं लड़ोगी तो तुम इस घर से निकल जाओ और वापस तभी आना जब तुम्हारा फैसला बदल जाए। रश्मि भी अपनी बात पर अड़ी रहती है और घर से निकल जाती है, लेकिन उसका कोई और ठिकाना नहीं था तो वो गगन के साथ ही लिविंग में रहने लगती है। गगन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो रश्मि को खुश रखे, लेकिन रश्मि अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रही होती है क्योंकि उसने जितना सब कुछ अचीव किया था वो सब एक टेस्ट की वजह से चला गया था। कुछ समय बीतने और साथ रहने के बाद दोनों ही बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तब रश्मि गगन से शादी करने के लिए कह देती है, जिस पर गगन भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। अब उन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और दोनों ही प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। वहीं रश्मि की माँ की रश्मि से अलग ही लड़ाई चल रही थी तो वो उसकी शादी में नहीं जाती
नहीं और उसके वापस आने का ही इंतजार कर रही होती हैं। अब एक दिन गगन टीवी देख रहा होता है जिसमें निहारिका का इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसमें कि उससे कुछ रिपोर्टर रश्मि से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो निहारिका कहती है कि इस देश को काफी फायदा हुआ है क्योंकि अब हमारे टीम में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई धोखेबाज नहीं है। ये बात सुनकर रश्मि को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं चुप हूँ इसलिए लोगों को लग रहा है कि मैं कमजोर हूँ, मैं लड़ नहीं रही तो लोग समझ रहे हैं कि मैं लड़ नहीं सकती। रश्मि फैसला करती है कि वो अब केस लड़ेगी और वो इशित के साथ मिलकर हाई कोर्ट में इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के खिलाफ केस फाइल कर देती है। रश्मि का केस इशित लड़ रहा था, वहीं एसोसिएशन का केस इशित का एक्स बॉस मंगेश देसाई लड़ रहा था और दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी और तौर तरीके जानते थे, इसीलिए केस काफी पेचीदा होने वाला था। लेकिन मंगेश को यकीन था कि केस तो वही जीतेगा। अब कोर्ट में केस के प्री ट्रायल का दिन आ जाता है जहां पर जज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दलीलें सुनने वाली थी, जिससे कि ये फैसला होता कि केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी या केस वहीं पर क्लोज हो जाएगा। इशित अपनी दलीलें पेश करता है कि एसोसिएशन रश्मि को एक टेस्ट करने के लिए ले गई थी, तब वहां उसे 6 घंटे तक रखा गया और नॉर्मल टेस्ट कहकर उन पर जेंडर टेस्ट किया गया। बीच में टोकते हुए वकील मंगेश कहता है कि जो जेंडर टेस्ट हुआ था वो रश्मि के मर्जी से हुआ था और उन्होंने फॉर्म पर साइन भी किया था। वो बताता है कि अगर जेंडर टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10 नैनोमोल्स पर लीटर ब्लड से ज्यादा हो तो एथलीट को बैन कर दिया जाता है और ये लेवल रश्मि के जेंडर टेस्ट में इससे ज्यादा थी, इसलिए उसे भी बैन कर दिया गया। जज ये सुनने के बाद कहती है कि रश्मि के साथ जो भी हुआ वो सब रूल्स के मुताबिक ही हुआ, तो इसमें केस तो बनता ही नहीं है। इशित कहता है कि रश्मि का केस सिर्फ एसोसिएशन बैन का नहीं है बल्कि ह्यूमन वायलेशन का भी है। रश्मि को 6 घंटे तक एसोसिएशन के हॉस्पिटल में रखा जाता है, फिर उसके कपड़े उतार करके अल्ट्रासाउंड के लिए भी भेज दिया जाता है। ये किस तरह का कानून है जो हमें हक देता है कि हम किसी के कॉन्फिडेंस या उसके काबिलियत पर सवाल उठाएं। फिर इसके बाद हमारे महान देश की महान मीडिया आती है जो कि एक बहुत अच्छे प्लेयर के ऊपर औरत होने या ना होने पर सवाल करने लग जाती है। इसके बाद एसोसिएशन के हॉस्टल में पुलिस घुस जाती है और जबरदस्ती रश्मि को पकड़ के लेकर चली जाती है। ये लड़ाई सिर्फ एक बैन की नहीं है, ये लड़ाई उन सब औरतों की है जो इस बेतुके टेस्ट की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देती हैं। तो वो सारे एथलीट और इस देश की बेटियां ये उम्मीद तो कर ही सकती हैं कि उनकी सुनवाई हो, इसीलिए जो टेस्ट किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीने उसे हटा देना चाहिए। इशित की सारी बातें सुनने के बाद जज कहती है कि लगता है तुम हिंदी फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हो, क्योंकि जिस हिसाब से तुमने बोला है उतना हाई ड्रामा कोर्ट में नहीं होता। लेकिन जो रश्मि का जेंडर टेस्ट हुआ था वो लॉ के हिसाब से हुआ था, पर जो तुमने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात की है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस केस को ट्रायल तक सुनना चाहूंगी। मंगेश का जो कॉन्फिडेंस था कि वो केस प्री ट्रायल में ही जीत जाएगा वो उस टाइम खत्म हो चुका था और इशित अब एक कदम आगे बढ़ गया था। अब भले ही रश्मि केस लड़ रही थी और उसे पता नहीं था कि वो केस जीतेगी या हारेगी, लेकिन साउथ एशिया चैंपियनशिप के ट्रायल 4 महीने बाद होने वाले थे, तो रश्मि उसके लिए पूरी तरह से प्रैक्टिस करने लग जाती है ताकि अगर वो केस जीत जाए तो चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। अब केस की अगली सुनवाई में उस औरत को कटघरे में बुलाया जाता है जो रश्मि को हॉस्पिटल लेकर गई थी। इशित के सवाल करने पर यह पता चलता है कि निहारिका के पापा दिलीप चोपड़ा ने जेंडर टेस्ट करने की परमिशन दी थी और उनके कहने पर ही सब कुछ हुआ था। वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों से भी सवाल जवाब किए जाते हैं तो अपोजिशन के साइड के लोग यही कहते हैं कि रश्मि बहुत ही गुस्सैल वाली लड़की थी और वो सब पर गुस्सा उतारती थी। वही रश्मि के साइड के लोग कहते हैं कि रश्मि सबसे अच्छे से बात करती थी और उसका नेचर बिल्कुल फ्रेंडली था। अगली सुनवाई में उस पुलिस वाले को बुलाया जाता है जिसने रश्मि को अरेस्ट किया था। वो बताता है कि हमें वायरलेस पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई हॉस्टल में लड़का घुस आया है और मारपीट कर रहा है, जिसके चलते हम तुरंत वहां पहुंच गए थे और लड़के को पकड़ लिया था। और जो कॉल आया था वो हॉस्टल से था लेकिन हेल्पलाइन नंबर पे किया गया था। इशित कहता है कि आपने कहा कि लड़के ने मारपीट की थी, लेकिन एफआईआर में तो मारपीट का जिक्र है ही नहीं और जिसको आपने पकड़ा था वो किसी भी एंगल से लड़का तो था ही नहीं बल्कि एक लड़की थी। और मुझे लगता है कि जो कॉल आया था वो वायरलेस में नहीं बल्कि कहीं और से ही आया था। इशित अब कटघरे में दिलीप चोपड़ा को बुलाता है और पूछता है कि क्या आपने जेंडर टेस्ट करने की परमिशन दी थी या नहीं। दिलीप बताता है कि उसने ही टेस्ट करने की परमिशन दी थी क्योंकि हमारे बाकी सीनियर्स रश्मि की स्पीड पर सवाल उठा रहे थे, तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देनी थी, इसीलिए रश्मि का टेस्ट कराया गया था, लेकिन उसके अरेस्ट होने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अब हम देखते हैं कि रश्मि की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगती है तो उसे गगन डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर बताती है कि रश्मि प्रेग्नेंट है और वो अभी से नहीं बल्कि 3 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के ऊपर नीचे होने पर प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाया। दोनों ही लोग ये खबर सुनकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चिंता भी होती है क्योंकि रश्मि तो चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। डॉक्टर बताती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकती हो, चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में हिस्सा भी ले सकती हो। प्रेगनेंसी की वजह से इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस बात से दोनों ही लोग अब पूरी तरह से खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके जिंदगी में उनके प्यार की निशानी की एंट्री होने वाली थी। जो झगड़ा माँ और बेटी के बीच चल रहा था उसे खत्म करने के लिए गगन माँ को गाँव से अपने ही घर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर रश्मि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रश्मि की लाइफ में अब सब सही चल रहा था, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था, जिससे कि वो अपनी ट्रेनिंग में और भी ज्यादा फोकस कर पा रही थी। लेकिन अभी एक चीज थी जो उसे रोक रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो उस रुकावट को भी पार कर लेगी। इशित रश्मि से मिलता है और कहता है कि अब हम केस काफी आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम लड़की ही हो और टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज्यादा होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रश्मि कहती है कि तुम्ही ने कहा था कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे बारे में नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ का सब कुछ खोया है, इसीलिए केस तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ोगे और हार जीत तो सिर्फ परिणाम है, बाकी कोशिश करना तो हमारा काम है। अब एक तरफ रश्मि प्रेग्नेंट होने के बाद भी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जी जान से मेहनत कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ इशित केस के लिए सबूत इकट्ठा करने में पड़ा होता है, जिससे कि रश्मि की जो रुकावट है वो पूरी तरह से हट जाए और उसकी मेहनत पूरी दुनिया के सामने दिख पाए। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर इशित दोबारा से सवाल जवाब करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता है और उनसे पूछता है कि उस रात आपको किसने और कहां पर कॉल किया था। इशित ने पुलिस इंस्पेक्टर के ऑफिशियल फोन के सारे रिकॉर्ड्स निकलवा लिए थे, जिससे कि बहुत बड़ा राज खुलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर के पास एक और अपना पर्सनल फोन था जिस पर अलग ही तरह के वो कॉल्स रिसीव करता था। उस रात हॉस्टल से जिसने कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका थी, जिससे रश्मि का झगड़ा हुआ था। यहाँ पर एक और राज खुलता है कि प्रियंका ने दिलीप चोपड़ा के ही कहने पर पुलिस को झूठ बात बताकर कॉल करने को कहा था और उस रात जो भी हुआ था वो सब दिलीप ने ही करवाया था। अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया था कि उस रात पुलिस ने जो भी बदतमीजी की थी उस सब में दिलीप का ही हाथ था और अब बारी थी ये क्लियर करने की टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने से एथलीट के ऊपर कितना असर होता है। तो उसके लिए इशित एक डॉक्टर को कटघरे में बुलाता है। डॉक्टर बताती है कि हाई टेस्टोस्टेरोन होने से फीमेल के एथलीट के परफॉर्मेंस पे असर नहीं होता बल्कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, जैसे कि फीमेल को इरेगुलर पीरियड्स होना या फिर बॉडी हेयर्स का ज्यादा ग्रो होना और कई साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। इशित कहता है कि रश्मि की बॉडी में हाई टेस्टोस्टेरोन है ये फैक्ट है, लेकिन दिलीप ने इस बात का मुद्दा बनाकर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली है और इस न्यूज को मीडिया में गलत तरीके से फैला दिया ताकि रश्मि की बदनामी हो सके और यहाँ तक कि उसे अरेस्ट करने का भी षड्यंत्र रचा। अगर वो चाहते तो सही ढंग से इस टेस्ट को करवा सकते थे, लेकिन दिलीप चोपड़ा का मकसद तो कुछ और ही था, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल एथलेटिक काउंसिल द्वारा बनाए गए फालतू से टेस्ट रूल का गलत इस्तेमाल किया। भले ही कुछ औरतों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो औरत नहीं है। इसीलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूँ कि इस बाबा आजम के जमाने के टेस्ट को नजरअंदाज करे और रश्मि को दोबारा से भागने का चांस दे और इंटरनेशनल एथलेटिक काउंसिल को एक मैसेज भेजे कि उनके बनाए गए बेतुके घटिया रूल्स को इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। इशित थोड़ा रुक कर कहता है कि रश्मि 4 महीने से प्रेग्नेंट है और इसका मतलब ये है कि वो औरत ही है, लेकिन रश्मि ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूज करने नहीं दी क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ रश्मि की नहीं थी बल्कि उस बैन की है जो फीमेल एथलेटिक के मुश्किल करियर को और भी मुश्किल बना देती है। अब सारी दलीलें और सारी चीजों को सुनने के बाद जज ये फैसला लेती है कि वो रश्मि के ऊपर लगाए गए बैन को हटाती है और ये भी कहती है कि अब से एक अलग कमेटी बनाई जाएगी जो कि ऐसे जेंडर टेस्ट से रिलेटेड केस को हैंडल करेगी और आगे चलकर यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी एथलीट की काबिलियत और उसके जेंडर पर सवाल ना उठाए जाएं। वहीं हम देखते हैं कि इंडियन एथलेटिक काउंसिल के हेड दिलीप से उसका रेजिग्नेशन लेटर मांग लेते हैं क्योंकि उसकी खुद की बेटी ने ही ये एग्री किया था कि उसके पापा गलत तरीके से काम कर रहे थे और अब उसने जो किया था उस वजह से उस पर केस भी चलने वाला था। रश्मि की जो एक रुकावट थी वो भी अब खत्म हो जाती है और अब उसके चेहरे पर खुलकर हंसी दिखाई पड़ती है जो कि कुछ महीनों से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि अब चैंपियनशिप का दिन आ जाता है और रश्मि पूरी तरह अपने बच्चे के साथ रेस में दौड़ने के लिए तैयार होती है और वहाँ पर सभी लोग उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आए होते हैं। रश्मि को उन्हीं सब के बीच उसके पिताजी दिखाई पड़ते हैं जो कि वैसे ही बचपन वाले टाइम की तरह उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। ये देखकर रश्मि काफी खुश हो जाती है और अपने रेस के लिए दौड़ने को तैयार हो जाती है, जो कि हम सभी को पता है कि रेस तो वही जीतने वाली थी और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों इस मूवी में जो इशू उठाया गया है वो इस मूवी के कैरेक्टर्स की तरह व्यूवर्स को भी काफी कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि हर किसी को यही समझ आ रहा था कि रश्मि लड़की नहीं बल्कि वो एक लड़का है और उसके प्राइवेट पार्ट्स भी लड़के के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का था जो कि रश्मि के अंदर काफी हाई था, जो कि फीमेल में इतना नहीं पाया जाता, जिसके चलते ये अफवाह उड़ा दी जाती है कि रश्मि लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये जो इशू हमें दिखाया गया है वो शायद ही किसी आम इंसान को पता रहा होगा। हाँ, उस इंसान को जरूर पता होगा जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कोई रूल होता है जिसके चलते फीमेल एथलीट का करियर खराब हो जाता है, और ये शायद अभी भी रुका नहीं है और इस प्रोसेस को अभी भी किया जाता है, जिससे कि कई लोगों की काबिलियत को टेस्ट के चलते दबा दिया जाता है। इस इश्यू को उठाने के लिए मूवी के राइटर डायरेक्टर की तारीफ करनी तो बनती है, क्योंकि ऐसी चीजों पर फिल्में बनाना काफी रिस्की रहता है, क्योंकि पता नहीं होता कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं। बात करें एक्टिंग की तो तापसी पन्नू की एक्टिंग सही ही रही। जिस तरह से उन्होंने अपनी बॉडी को एक एथलीट में ट्रांसफॉर्म किया है उस चीज के लिए वो काबिले तारीफ हैं। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी यानी इशित की एंट्री होती है तो तापसी कहीं खो सी जाती हैं। सभी को पता है कि अभिषेक बनर्जी एक बहुत ही मजे हुए एक्टर हैं और उनकी डायलॉग डिलीवरी प्लस एक्टिंग दोनों ही ताबड़तोड़ हैं, जिसकी वजह से वो ही फिल्म के आधे में छाए नजर आते हैं। वहीं गगन ठाकुर यानी प्रियांशु ने अपने आर्मी के कैरेक्टर को काफी सही तरीके से निभाया है और अपने आर्मी के स्वभाव और चाल चलन को फिल्म के अंत तक बनाए रखा। ये फिल्म काफी लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है और काफी लोगों को बहुत बोरिंग या बेकार भी, तो ये लोगों की चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इसे ZEE5 ऐप पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। तो ये था एक्सप्लेनेशन रश्मि रॉकेट मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।